हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो हमारी इस दुनिया में बहुत से रिलीजन है और उन रिलीजन के नाम पर बहुत सी कस्टमरी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। मगर क्या हर वो प्रैक्टिस जो रिलीजन के नाम पे की जाती है वो वैलिड है? क्या वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? क्या काउ सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिस एक रिलीजियस एक्टिविटी है? क्या हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? क्या संथारा प्रैक्टिसेस जैसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? क्या सती मैरिज जैसी प्रैक्टिस एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आज का वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो कि इंश्राइंड है हमारे आर्टिकल 25 से लेके 29 तक। इस वीडियो में आप देखेंगे व्हाट इज रिलीजन, सेक्युलरिज्म क्या होता है, और कोई भी प्रैक्टिस एसेंशियल या इंटीग्रल पार्ट किसी भी रिलीजन की कब होती है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें जस्टिस सावंत ने बताया था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। इन्होंने बताया था रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड द प्लेसेस ऑफ देयर वर्शिप आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म enshrined in our constitution। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस प्लस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप, इसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेसेस ऑफ देयर वर्शिप, ये चारों मिलके एसेंशियल बताते हैं सेक्युलरिज्म का। और यही वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है that is a passive attitude of religious tolerance, मगर इसके साथ ही साथ is a positive concept of equal respect and equal treatment of all religion। अब हमारे जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है was not expressly incorporated in the constitution at the stage of its making, however its operation was visible in the fundamental rights and DPSP। मतलब जब हमारा सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है ये एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेटेड नहीं था, मगर इसका ऑपरेशन जो है ये विजिबल था। क्यों, कैसे विजिबल था? जब आप देखते हो फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेक्युलरिज्म को। मगर हमारे 1997 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने The concept of secularism was made explicit by amending the preamble। मतलब कि जो कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस समय जो एक्सप्रेस वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं था, सेक्युलरिज्म को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। कैसे किया गया था? इन्होंने प्रीएम्बल में जो वर्ड सेक्युलरिज्म जो सेक्युलर यूज किया गया है उसे ऐड करके किया था। और by this amendment the word secular was introduced in the preamble of the constitution। अब हम देखते हैं सेक्युलर स्टेट क्या होता है। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, मगर सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है अब हम वो देखते हैं। तो a state that does not extend patronage to any particular religion, the state is neither pro any particular religion nor anti any particular religion। सेक्युलर स्टेट का मतलब वो स्टेट जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्ट ना करे, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ना कि अगेंस्ट हो और ना कि साथ में हो। आर्टिकल 20 अगर आप पढ़ते हो, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, 29 से लेके 30 तक, इसके साथ आर्टिकल 14 से लेके 16 तक और
आर्टिकल 44 और 51A, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ये प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, मगर इसके साथ ही साथ ये प्रोहिबिट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? वो स्टेट मतलब कि वहां पे उस स्टेट में गॉड इज द रूलर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहां पे गॉड लॉज इज अबव ऑल एंड बिफोर ऑल मैन मेड लॉज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते हो वेटिकन सिटी या तिब्बत देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जो गॉड मतलब गॉड का जो रूल है वो इनडायरेक्टली है। जैसे कि आप वेटिकन सिटी में देखते हो वहां पे पोप जो होती है, पोप जो है वो सुप्रीम पोजीशन है ना वहां की, वो गवर्न करता है ना सब कुछ, और पोप को माना गया है कि वो गॉड के समान है ना, तो इसलिए तो उसे कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं ये प्रोहिबिट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट। अब हम देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब आर्टिकल 25 क्लॉज 1 गारंटीड टू एवरी पर्सन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एवरी पर्सन, मतलब कि आर्टिकल 25 जो है वो सिटीजन के साथ ही साथ नॉन सिटीजन को भी ये राइट दिया गया है। तो हमारा आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ये गारंटी करता है टू एवरी पर्सन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इसके साथ ही साथ राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। मगर ये दोनों जो राइट हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ये सब्जेक्ट टू है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। मतलब कि वो प्रैक्टिस या वो एक्टिविटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के खिलाफ हो। अब देखिए दो चीजें क्यों दी गई हैं यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इसके साथ ही साथ राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। अब ये वाला जो राइट है, ये वाला फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, अब ये तो उन लोगों के लिए ना जो रिलीजन को मानते हैं, मतलब कि वो थेइस्ट है ना, वो बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, रिलीजन जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए होगा, तभी तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे या प्रोफेस करेंगे। मगर ये क्यों दिया गया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इसलिए दिया गया है, अब उन लोगों को क्या होगा जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि मतलब वो उनकी खुद की बिलीफ है, वो कुछ अलग ही मानते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? तो इन्हीं चीजों के लिए एथेस, मतलब कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 है, वो जो हमारे भगवान को मानते हैं थेइस्ट, और जो भगवान को नहीं मानते हैं एथेस, इन दोनों की राइट को प्रोटेक्ट करता है हमारा आर्टिकल 25 क्लॉज 1। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? राइट टू फॉलो वंस ओन बिलीव इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है राइट टू फॉलो वंस ओन बिलीव इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब कि जो लोग थेइस्ट हैं, भगवान को मानते हैं, उसके साथ ही वो लोग तो अलग ही हो गए, मगर जो लोग, ये तो एक हो गया ना, बिलीव हो गया, मान ठीक है, हो गया, मगर जो लोग नहीं मानते उन लोगों का क्या? तो वो थेइस्ट लोग होते हैं, उन लोग की भी जो राइट्स होती हैं वो भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 में। फिर से अब फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, अब अगर आप कोई रिलीजन मानते हो तो आपको ये भी तो राइट होना चाहिए कि आप उसे प्रोफेस कर सको, उसको प्रैक्टिस कर सको और लोगों को उसको बता सको, ठीक है। तो ये तीनों राइट्स दी गई हैं हमारे आर्टिकल 25 में। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन का मतलब क्या होता है? हम फ्रीडम टू प्रोफेस मतलब हम एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें लोगों को पब्लिक में कि हम इस रिलीजन के हैं, ठीक है। और फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, कन्वे वंस ओन बिलीफ टू अनदर, और उन्हें परस्यू करें, टू सब्सक्राइब टू इट। मगर ये जो परस्यू जो होना चाहिए, ये जो परस्यू होना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो कन्वर्ट करे उस रिलीजन में, उसको फॉलो करें, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पे फ्री परस्यूएंस होना चाहिए। और फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एडवर्टाइज वंस ओन रिलीजन, मतलब एडवर्टाइज करें, बढ़ावा करें, लोगों को बताएं उस बारे में, ये होता है। अब अगर आप इन तीनों राइट को देखेंगे, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन और फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, इन तीनों के आखिरी में जो सफिक्स यूज किया गया है वो है रिलीजन। तो आइए अब हम देखते हैं रिलीजन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोरमेंट वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्र 1954 का केस है, इसमें डिस्क्राइब किया, इसमें बताया है कि रिलीजन का मतलब क्या होता है। तो
रिलीजन इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ बिलीव एंड फेथ ऑफ इंडिविजुअल या कम्युनिटी। मतलब रिलीजन जो है वो एक बिलीव है, एक फेथ है इंडिविजुअल्स का और कम्युनिटीज का। अब बिलीव और फेथ का क्या मतलब हुआ, जैसे अब बिलीव या फेथ का क्या मतलब हुआ, अब इसको जानने के लिए आपको एक वर्ड जानना पड़ेगा जिसको हम आइडोलेट्री कहते हैं। आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है, तो आइडोलेट्री इज द वर्शिप ऑफ एन आइडल और कल्ट इमेज बीइंग अ फिजिकल इमेज such as a statue or a person in place of God। अभी आपने देखा था जो वेटिकन सिटी में पोप हैं, ठीक है, या अब जैसे कि इस्लाम हो गया, इस्लाम में हम अल्लाह को मानते हैं भगवान, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में हम जीसस को भगवान मानते हैं। तो ये बिलीव हुआ ना हमारा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उस पर्टिकुलर रिलीजन का वो बिलीव है। जैसे कि क्रिश्चियंस लोग जीसस को मानते हैं भगवान, इस्लाम में जैसे कि वो लोग अल्लाह को मानते हैं ना, गॉड। तो आइडोलेट्री उस चीज को कहते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम, जिसमें आप वर्शिप करते हो आइडल को या किसी भी कल्ट इमेज को, या किसी भी कल्ट इमेज को बीइंग अ फिजिकल इमेज सच एज, अब फिजिकल इमेज में क्या हो गया, सच एज स्टैच्यू या पर्सन इन प्लेस ऑफ गॉड। तो क्रिश्चियनिटी में जीसस को हम भगवान का दर्जा दिए ना, भगवान ही मानते हैं ना, इन प्लेस ऑफ गॉड मानते हैं ना उनको। और इस्लाम में जीसस हो गए, तो और इस्लाम में जीसस हो गए, सॉरी, और ये इस्लाम में हमारे अल्लाह हो गए, ठीक है। तो ये पर्सन इन प्लेस ऑफ गॉड माने गए हैं। तो वो रिलीजन जहां पे किसी मतलब वन पर्सन को भगवान का दर्जा दिया गया, गॉड माना गया, तो उन्हें हम मोनोथेइस्टिक रिलीजन कहते हैं। मोनोथेइज्म है वो लोग, ठीक है, मोनोथेइज्म फॉलो करते हैं। मगर जैसे कि आप हिंदू रिलीजन देखते हो तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आइडल को भगवान नहीं माना गया, बहुत से है ना, तो उसे हम पॉलीथेइज्म कहते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा मतलब आइडल्स को माना गया है भगवान। तो वो हमारा बिलीव हुआ, तो उसको हम कहते हैं बिलीव या फेथ। मतलब कि मोनोथेइज्म को लोग फॉलो करते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ लोग पॉलीथेइज्म को फॉलो करते हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे कि आप बुद्धिज्म देख लीजिए, तो वो जो है वो ट्रांस पॉलीथेइज्म फॉलो करता है। तो ये था रिलीजन के बारे में। अब देखते हैं हम, अब लोग कहते हैं कि ये हमारा रिलीजियस राइट है। रिलीजियस राइट के अंदर क्या आता है, तो रिलीजियस राइट इज अ राइट ऑफ अ पर्सन बिलीविंग इन अ पर्टिकुलर फेथ टू प्रैक्टिस इट, प्रीच इट और प्रोफेस इट। मतलब कि वो उस पर्सन का रिलीजियस राइट है, जो पर्सन उस पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करता है, उसका ये राइट, रिलीजियस राइट है कि उस रिलीजन की जो एक्टिविटीज हैं उसे वो प्रैक्टिस कर सके, उसकी जो प्रीचिंग्स हैं उस रिलीजन में जो बताएगा उसे वो पढ़ सके, बता सके लोगों को, और उसे प्रोफेस कर सके। अब हमारा जो आर्टिकल 25 है वो प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस फेथ को हमारी, मगर उन प्रैक्टिसेस को वो प्रोटेक्ट नहीं करता है जो कि रिलीजन के खिलाफ है, जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के खिलाफ है। मतलब कि आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट रिलीजियस फेथ एंड नॉट अ प्रैक्टिस विच में रन्स अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अब वो प्रैक्टिस शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ अ रिलीजन। अब हम देखते हैं कौन सी प्रैक्टिसेस कहलाएंगी कि वो रिलीजन का पार्ट है और वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। तो अ प्रैक्टिस शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन, ये नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी दैट इट इज रिगार्डेड बाय द सेड रिलीजन एज इट्स एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट। मतलब कि वो कोई भी प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर रिलीजन द्वारा एसेंशियल और इंटीग्रल बताई जाना चाहिए, तभी वो प्रैक्टिस उस रिलीजन का पार्ट होगी। अब ये जरूरी क्यों है, एसेंशियल और इंटीग्रल, जो ये एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट जैसा कॉन्सेप्ट है, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, दिस कॉशन इज नेसेसरी, अदरवाइज इवन प्योरली सेकुलर प्रैक्टिसेस जो कि रिलीजन का पार्ट नहीं है, उन्हें भी हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस मान लेंगे और उस आर्टिकल 25 के अंदर हम कहेंगे कि हमारी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट मींस प्योरली सेकुलर। अब एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट का ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि इट मींस प्योरली सेकुलर प्रैक्टिसेस जो कि एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्टेड नहीं है आर्टिकल 25 के अंदर, और लेजिस्लेचर उसे अब्रोगेट कर सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हो ट्रिपल तलाक जब आप शरिया लॉ में देखते हो तो उसमें ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया है। इसीलिए हमारे लेजिस्लेचर ने उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को एबॉलिश कर दिया था। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि वो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं था। अब हम देखते हैं कि एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। तो what constitute an essential part of a religion or a religious practice has to be decided by the court।
ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी क्या एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट क्या है। अभी कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी विथ रेफरेंस टू उस पर्टिकुलर रिलीजन में डॉक्ट्रिन्स हैं, उसमें जो टीचिंग्स बताई गई हैं, उस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन्स को, टीचिंग्स को, उनमें जो बुक्स हैं उनको पढ़ते हुए, जो प्रीचिंग्स बताई गई उनको पढ़ते हुए ये देखेगी क्या कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस उस रिलीजन के एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोर्समेंट वर्सेस लक्ष्मेंदर में 1954 में दो प्रिंसिपल इवॉल्व किए थे, जिससे हम देख सकते हैं कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। अब द कोर्ट बाय यूजिंग टू प्रिंसिपल्स कैन डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस। दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब कि अगर कोई प्रैक्टिस उसे हम उस पर्टिकुलर रिलीजन में इंक्लूड करते हैं, तो क्या वो, अगर हम कोई भी किसी प्रैक्टिस को उस पर्टिकुलर रिलीजन से निकाल देते हैं, क्या वो पर्टिकुलर रिलीजन कोलैप्स हो जाता है। अगर वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो वो प्रैक्टिस हमारी एसेंशियल पार्ट कहलाएंगी उस रिलीजन की। मगर अगर वो कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है, वो चल सकता है उसके बिना, तो वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल तलाक ही ले लीजिए आप। ट्रिपल तलाक के बारे में हमारा सीरियल लॉ जो वो नहीं बताता, उसमें कहीं ये चीज नहीं बताई गई है। मगर हम अगर अब वही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, दोनों चीज लगाई, मतलब इन दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल लगा सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। मतलब कि अगर ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, ट्रिपल तलाक को मुस्लिम लॉ से आप निकाल दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, तो क्या वो मुस्लिम लॉ पूरा कोलैप्स हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना ऐसा, तो वो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा। तो ये था एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट के बारे में। अब हम देखते हैं एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट कुछ केस लॉ से, जिससे आप समझ जाओगे कि एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पे वेदर सैक्रिफाइस ऑफ अ काउ, मतलब काउ स्लॉटरिंग जो होती है इज एसेंशियल पार्ट। काउ सैक्रिफाइस जैसी जो प्रथा है, जो कस्टम्स है, क्या ये एसेंशियल पार्ट है रिलीजन के। तो इसको देखने के लिए आप देख सकते हो मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें कहा गया था काउ सैक्रिफाइस हैज बीन हेल्ड टू बी नॉट एन ऑब्लिगेटरी ओवर्ट एक्ट ऑफ अ मुस्लिम टू एग्जिबिट हिज रिलीजियस बिलीफ एंड आइडियाज इन बकरीद, एंड thus cow sacrifice not being an essential part, state can put a ban or prohibit it। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो काउ सैक्रिफाइस की प्रथा है ये मुस्लिम रिलीजन की कोई ऑब्लिगेटरी ओवर्ट एक्ट नहीं है। मतलब कि ये करना, मतलब उस पर्टिकुलर रिलीजन में ये नहीं कहा गया कि ये कंपल्सरी है, करना ही करना है आपको, तो इसलिए ये चीज नहीं बताई गई, मतलब कि वो एसेंशियल पार्ट नहीं हुआ उस रिलीजन का, और इसीलिए जो स्टेट है वो इस चीज को प्रोहिबिट कर सकती है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी केस में 1995 का केस है ये। इसमें कहा गया था देयर इज नो फंडामेंटल राइट ऑफ अ मुस्लिम टू इंसिस्ट ऑन काउ स्लॉटरिंग। दूसरा अब हम एग्जांपल देखते हैं, वेदर हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट इज एन एसेंशियल पार्ट। मतलब कि जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट का जो बेटा होगा या जो चाइल्ड होगा वो प्रीस्ट ही बनेगा, क्या ये प्रिंसिपल एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे ये दो केसेस, ERC स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 सुप्रीम कोर्ट और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने कहा था द कोर्ट हेल्ड दैट परफॉर्मेंस ऑफ अ रिचुअल या सेरेमनीज वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड अंडर आर्टिकल 25। ये तो है कि परफॉर्मेंस होंगी, अब रिचुअल्स और उनकी सेरेमनीज जो होती हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में, जो सेरेमनीज की जाती हैं, रिचुअल्स किए जाते हैं, वो तो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर, फ्रीडम है उनको, मतलब उसे करने का, प्रैक्टिस करने का। मगर वो उसे कौन करेगा, बट सिक्योरिंग द सर्विसेज ऑफ अ प्रीस्ट हु परफॉर्म्स रिचुअल सेरेमनीज वाज नॉट। मतलब कि रिलीजियस सर्विसेज और पर्सन हु परफॉर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में एक लाइन है, इन्हें डिवाइड किया गया है। जो रिलीजियस सर्विसेज हैं, मतलब कि जो रिचुअल्स हो गए, ये तो एसेंशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, मगर उन प्रैक्टिसेस को कौन परफॉर्म करेगा, ये रिलीजियस
मतलब ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो प्रीस्ट नहीं है, प्रीस्ट का बेटा नहीं है, मगर वो उन सेरेमनीज के बारे में जानता है, उनमें जो मंत्रास पढ़े जाएंगे उनके बारे में जानता है, तो वो पर्सन भी उस सर्विस को, उस एक्टिविटी को, उस सेरेमनी को परफॉर्म कर सकता है, भले वो प्रीस्ट का बेटा नहीं है या प्रीस्ट नहीं है। तो religious services is an integral part of the person's faith and belief, or person who performs services is not an integral part, and the state has power to regulate appointment of a priest. ठीक है, मतलब रिलीजियस सर्विस और पर्सन कौन परफॉर्म करेगा, इसके बीच में एक डिवाइडेशन है कि जो पर्सन उस बारे में जानता है, उनकी सेरेमनीज के बारे में जानता है, वो पर्सन उस चीज को कर सकता है, और अगर भले वो प्रीस्ट नहीं है, भले वो प्रीस्ट का बेटा नहीं है, वो तब भी कर सकता है अगर उनके बारे में उसके बारे में अगर उसे नॉलेज है। इसके बाद whether performance of तांडव डांस by आनंद मर्गा is an essential part। तो ये एक रिलीजियस ग्रुप है, इसमें तांडव डांस जो होता है, इसमें जो प्रोसेशंस निकाले जाते हैं उसमें लोग तांडव डांस सड़क रोड पे करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो क्या ये जो प्रैक्टिस है ये एक एसेंशियल पार्ट है? तो इस केस में आचार्य जगदीश्वर आनंद वर्सेस पुलिस कमिश्नर कैलकाटा 1984, इसमें कहा गया था परफॉर्मेंस ऑफ तांडव डांस जो है by आनंद मर्ग फॉलोअर्स इन प्रोसेशन और पब्लिक प्लेसेस, ये एसेंशियल रिलीजियस राइट नहीं था। मतलब कि जो हमारे ये जो आनंद मर्गा है, इनकी जो प्रीचिंग्स है उनमें ये नहीं बताया गया कि तांडव डांस की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और इस केस में तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है और इसे हम स्टॉप कर सकते हैं, इसके हम बैन लगा सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के बारे में। अभी तक आपने देखा आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के बारे में, अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के बारे में। इसमें दो सब क्लॉजेज हैं, ए और बी। अब देखिए स्टेट किस पावर के तहत उन लॉज के ऊपर बैन लगा सकती, उन लॉज को प्रिवेंट कर सकती है, उन लॉज के ऊपर बैन लगा सकती है जो आर्टिकल 25 के अंदर एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2A ये वो आर्टिकल है जो स्टेट को पावर देता है कि वो एक्टिविटीज जो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है उन्हें हम रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको हम अबॉलिश कर सकते हैं, उनके ऊपर हम बैन लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2A जो है वो कहता है अलाउ द स्टेट टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ और बाय इनैक्टिंग अ न्यू लॉ। मतलब कि वो एग्जिस्टिंग लॉज के तहत उन एक्टिविटीज के ऊपर बैन लगा सकता है अगर वो एक्टिविटीज जो की जा रही है रिलीजन के नाम पर वो उन इनैक्टिंग लॉज में कवर नहीं होती हैं, तो वो एक नया लॉ ला के उन एक्टिविटीज को एबॉलिश कर सकता है, उन एक्टिविटीज को बैन लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से अगर आप देखते हैं तो ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं था। ट्रिपल तलाक तो हमारे एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है नहीं, उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं था। तो हमारे लेजिस्लेचर ने एक नया लॉ बनाया है ना, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये नया लॉ बनाया है। इसके तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर दिया है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो वो इसी आर्टिकल के अंदर ये आर्टिकल जो है वो पावर करता है स्टेट को, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 25 क्लॉज 2B जो है वो बात करता है सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म की। ये अलाउ करता है अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर और कैरी ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब कि जो सोसाइटी है, जो हमारे सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम जो चलेंगे वो आर्टिकल 25 क्लॉज 2B की बात करता है। इसमें देखते हैं हम सोशल रिफॉर्म क्या मतलब होता है, सोशल रिफॉर्म का क्या मतलब है। तो सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है मींस इरेडिकेशन ऑफ प्रैक्टिसेस और डॉगमास व्हिच स्टैंड्स इन वे ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड व्हिच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिलीजन। मतलब कि वो प्रैक्टिसेस जो कि एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट किसी रिलीजन का नहीं है और हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में, हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस में एक बाधा बनती हैं, एक हिंड्रेंस बनती हैं,
तो हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, वो नया लॉ लाके मतलब वो सोशल रिफॉर्म कर सकता है ना। जो हमारी डॉगमास हमारी डॉगमास है, जो हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं और वो एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट नहीं है उस रिलीजन का, उनको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, उनको वो बैन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखा आपने जो एबॉलिश हुआ था ट्रिपल तलाक, वो इस एक्ट के तहत हुआ है। इस एक्ट को लाके उन्होंने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था। या जैसे कि हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस है सती जो हमारी प्रैक्टिस रही है, कस्टम रही है, तो इसको कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 के तहत बैन लगा दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। ये आप देख सकते हो हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस चली आ रही है अनटचेबिलिटी की, तो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, उसके ऊपर बैन लगाया गया था। तो आर्टिकल 25(2)B के तहत जितने भी लॉज आते हैं जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस को एबॉलिश करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, उन कस्टमरी प्रैक्टिसेस को जो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है उनको हम बस कर सकते हैं बैन। तो वो सब इस आर्टिकल के तहत बैन होती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 25 के बारे में। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे आर्टिकल 26 के बारे में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।